आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध राइटर निखिल साचान जी ने। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी का पहला एपिसोड है और इस कहानी के पहले एपिसोड का नाम है 16 नंबर सुलेमानी उस्तरा और नयन मोंगिया। तो आइए एक बहुत ही मजेदार कहानियों की दुनिया में चलते हैं। चलिए। एल्युमिनियम के बक्से पर लाल पेंट से बड़ा बड़ा लिखा था। जब मैं आईआईटी बीएचयू के राजपुताना हॉस्टल के कमरा नंबर 4 में घुसा तो मेरा रूममेट अमित कुमार पांडे एल्युमिनियम के संदूक पर बैठा दाढ़ी बना रहा था। बक्से पर जितनी बेडोल और अनपढ़ उसके नाम की लिखाई थी, उतनी ही बेढंगा और बेहुदा वह खुद। उकड़ू बैठकर शीशे में झांकता हुआ नथुने फुलाकर नाक में बढ़ गए बालों की पड़ताल कर रहा था। उसके हाथ में जिलेट का ट्विन ब्लेड या ट्रिपल ब्लेड रेजर नहीं था, बल्कि बाकायदा पुश्तैनी सुलेमानी उस्तरा था, जिसे वह पापा की शेविंग किट से चुरा कर लाया था। वे कभी दाढ़ी नहीं बनाने देते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में मूछ दाढ़ी घोटना आवारा गर्दी की निशानी जो है। अब चूंकि पांडे आईआईटी जेई क्वालिफाई कर चुका था, इसीलिए आईआईटी में घुसते ही इस हिटलरी जोर फरमान के विरोध में सामान वामान खोले बिना ही बड़े अधिकार से मूंछ घोंट रहा था। वो उस तरह ऐसे चला रहा था जैसे साक्षात छत्रपति शिवाजी हाथों में शमशीर लिए दुश्मनों को बेरहमी से काट बिछा रहे हों। हेलो, मैं निशांत, तुम्हारा रूम पार्टनर। मैंने कमरे में अपना सामान रखते हुए कहा। पांडे मुस्कुराते हुए चेहरे पर लगा हुआ फॉर्म अपनी बनियान से पोंछते हुए मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मेरे हाथ में किताब थी। 5 पॉइंट समवन पढ़ रहे हो? पांडे जी ने जोर से हंसते हुए पूछा। हाँ, इंग्लिश नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने झेपते हुए कहा। हाँ, हिंदी अंग्रेजी तो ठीक है, हम तो किताब देख के हंसे। क्यों, ऐसा भी क्या खराब है किताब में? अब देखो निशांत बाबू, आईटी में से टोपापंती नहीं होती, जैसा इस किताब में लिखा है, और खासकर बीएचयू में। यह मौज वाली जगह है बे। यहाँ 4 साल खाली बकचोदाई होती है। अगर ये किताब पढ़कर तुमको ये लग रहा है कि यहाँ आके तुम भी बड़का भारी जहाज उड़ा लोगे, नासा चले जाओगे या बड़ी भारी साइंटिस्ट बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, वो जो उसमें प्रोफेसर की लड़की के साथ मचाने वाली सीन है ना, वो तो यहाँ एकदम नहीं होने वाला। पांडे वापस उस तरह चलने लगा। कुछ लोग यहाँ पढ़ने भी आते हैं, शायद नासा भी पहुंचते हों, मैंने चिढ़ते हुए कहा। अब तो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुंचने के इरादे से आए हो, तो फिर तुम 16 नंबर के कमरे तरफ मत जाना गुरु। क्यों? काहे से उधर एक से एक हरामी लौंडे रहते हैं। अभी कॉलेज में घुसे हुए जुम्मा 2 दिन हुआ नहीं और बीएफ चल रही है वहां, समझे? पांडे फिटकरी से चेहरा रगड़ रहा था। कुछ देर पहले उसकी घनी दाढ़ी और मोटी मूंछ थी, अब नहीं थी। जैसे सन 1990 में नयन मोंगिया हुआ करता था, पर अब नहीं है। जैसे कि जमाने में पेजर और वॉकमैन था और आज नहीं है। जैसे कभी बाबा सहगल था, अब नहीं है। वैसे ही पांडे की मूंछ
दुनिया के मानचित्र से गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बढ़िया लग रहे हैं गुरु। पांडे बिना मूंछ दाढ़ी के दमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले अनिल कपूर फॉर्म लगाए बैठा था, अब पानी मारा तो अंदर से संजय कपूर निकला। बिना जवाब दिए मैं सामान लगाने लगा और उसकी सलाह को अपने दिल और दिमाग में पक्का कर रहा था। अब जो यदि तुम पढ़ लिख कर नासा पहुंचने के इरादे से आए हो तो फिर तुम 16 नंबर कमरे तरफ मत जाना। मैंने खुद से 3 बार कहा। 3 बार इसलिए क्योंकि मैं IIT BHU में बड़ी चमकदार उम्मीदों के साथ दाखिल हुआ था। पांडे से मिलने से पहले तक मेरी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे आमतौर पर तंबाकू के विज्ञापन के किरदारों की चमका करती हैं। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, दिल बड़ा तो तू बड़ा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, दीवाना उड़ा रे, मस्ताना चला रे। तमाम सालों से IIT में दाखिल होना मेरा सपना था, या ये कह लीजिए कि मेरे परिवार वालों का सपना था, जो मेरे कंधों पर कब लाद दिया गया मुझे पता ही नहीं चला। जैसे विक्रम के कंधों पर बेताल लाद दिया गया था, मेरे कंधों पर IIT में पढ़ने का सपना टांग दिया गया था। मैं जहां भी जाता या बेताल मेरे साथ चलता और IIT मेरे दिन ब दिन की सनक का हिस्सा हो गया। पापा अक्सर मुझे स्कूटर पर IIT कानपुर घुमाने ले जाते और मैं वहां की हर एक चीज को कौतूहल से देखा करता। अगर कोई लड़का मोटा चश्मा लगाकर हाथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राफ्टर, चार्ट, कंपास वगैरह लिए घूमता दिख जाता था तो मेरा दिलो दिमाग बेइंतहा इज्जत से भर जाता था। इज्जत इसलिए क्योंकि मुझे लगता था हो ना हो यही लड़का एक दिन आगे चलकर अब्दुल कलाम की तरह अग्नि की उड़ान भरेगा, मिसाइलें बनाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, क्या पता कोई नया मेटल ही खोज निकाले, स्वदेश के शाहरुख की तरह गांव लौटकर पानी का ट्यूबवेल चला दे, मंगल ग्रह पर जिंदगी खोज दे, अणु के भीतर परमाणु नोच दे। मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि पांडे इस बात की अहमियत को समझ नहीं पा रहा था। वो किस गौरवशाली इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन रहा है। बुरा मुझे इस बात का भी लग रहा था कि मैं ऐसा सोचने वाले लड़के के साथ कमरा शेयर करने वाला हूं और उन लोगों के साथ हॉस्टल शेयर करूंगा जो कॉलेज में घुसते ही BF देखने में लग गए। अरे कुछ और भी कर सकते थे, डिपार्टमेंट देखने जाते, कंप्यूटर लैब हो आते या लाइब्रेरी ही टहलाते। लाइब्रेरी कार्ड इश्यू कराने चलोगे क्या? मैंने पांडे से पूछा। क्यों? अभी तो एनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, किताब कैसे मिलेगी? मैंने सुना है अच्छी किताबें हमेशा जल्दी खत्म हो जाती है। मेरे एक बड़े भैया हैं जो IIT खड़गपुर से पढ़े, उन्होंने कहा था कि अच्छी किताबें पहले ही लाइब्रेरी में छुपा देनी चाहिए। माने अगर फिजिक्स की किताब हो तो उसे नागरिक शास्त्र वाली अलमारी में जाकर सिविक्स के किताबों के बीच गड़मड़ कर दो, फिर जब लाइब्रेरी कार्ड मिले तो वहां से निकाल कर इश्यू करा लेना। अरे नहीं खत्म होगी बे, काहे बोरिया रहे हो? पांडे मेरे मास्टर प्लान को पूरी तरह खारिज करते हुए बोला। फिर शायद उसे इस बात का आभास हुआ कि मैं बे कहने का बुरा मान गया हूं। यार देखो, बुरा मत मानना बे, इलाहाबाद से हैं, अबे तबे कस में हर बात में निकल आता है, मन में कुछ नहीं रखते, जो कुछ आता है तो बक के बराबर कर देते हैं। कभी कभी इस चक्कर में लभिड़ भी जाते हैं, पर देखो यार, हैं तो हम ऐसे ही, गाली उली दे दे तो बुरा मत मानना, अब तुम रूममेट हो हमारे। मैंने अनमने से कहा। घर से कौन कौन आया है? मैंने बात टालने के लिए पूछा। घर से कोई क्यों आएगा, बाऊ ट्रेन में बिठाने आए थे, फिर बिठा के करेली वापस। तुम्हारे बाऊ आए हैं क्या? हाँ, मेस में खाना खा रहे हैं। अबे यार, तो पहले बताना था ना, हम यहां दाढ़ी मूछ का बक्सा लिए हुए बैठे थे नाव की दुकान खोल के। पांडे जल्दी जल्दी अपनी पुश्तैनी शेविंग की किट समेटने लगा।
वैसे कहां से हो निशांत बाबू? कानपुर, कानपुर से। हाँ, पांडे कानपुर कनेक्शन निकल आने से चहक रहा था। यह जबरन वाला कनेक्ट हम उत्तर भारत के लोगों को विरासत में मिला है। आप जहां कहीं से भी हों, वहां उनका या फिर उनके ममेरे भाई की फुफेरी बहन का मुंह बोला ससुराल या बड़बोला मायका निकल ही आता है। अबे हम 3 साल कोचिंग पढ़े हैं कानपुर में। अनीस के यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री पंकज के यहाँ और गणित विष्णोई के यहाँ। पांडे और मेरे करीब आ गया था और उसने मेरे कंधे पर गलबहियां डाल दी थी। मैं भी वहीं पढ़ा हूँ फिजिक्स, लेकिन नारकर के यहाँ पढ़ता था। मैंने 2 फीट नीचे झुककर गलबहियां से खुद को मुक्त करते हुए कहा, हम भी पहले वहीं फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन एक बार एक लड़के से पंगा हो गया। हम साले को मजाक में बोल दिए कि मार देव मर जाबो। वो साला दिल पे ले लिस। हम बोले ऐसा थोड़े होता है बे, इलाहाबाद में तो हर कोई ऐसा ही बोलता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको सही में मार देंगे। पर उस सरवा माना नहीं और डेली हमको लभेड़ने के चक्कर में कोचिंग के गेट पर खड़ा रहता था। इसलिए हम कट लिए। लेकिन यार तुम कानपुर के लगते तो हो नहीं। कानपुर के लौंडे बोलते हैं तो दिल करता बोलते ही रहे। हमारा एक कानपुरिया दोस्त बात बात में बोलता था, अभी झपड़िया दिए जाओगे तब पता चलेगा कि पंजरी कहाँ बट रही थी। तुम मैं बोलते हो, वहां हम बुलाते हैं। पांडे ने मेरे कानपुरिये अभिमान को उंगली दिखा दी थी। तुम हो वही जिसमें आता है दही, माने कुल्हड़। मैंने अपने डिफेंस में चटक कानपुरिया अंदाज सुनाया। कहां 35 हो गया भाई जी? तख्त पर चढ़कर पांडे ने उछलते हुए दूसरा कानपुरिया जुमला दिया। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऐसे ही औरंगजेब बन रहे हो? मैंने भी तख्त पर चढ़कर उसके नाहले पर अपना दहला जमाया। यह मठाधीश बंद करो बे, ज्यादा चौधराहट करोगे तो अभी ही पेल दिए जाओगे। अब पांडे मेज पर चढ़ गया था। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, पाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस, हटिया खुली बजाज बंद, झाड़ रहे कलेक्टरगंज। अब मरबे कम घसीटबे ज्यादा, लंबी हो जाओगे 2 मिनट में। पछड़े में पड़ोगे तो अभी लभेड़ हो जाएगी भाई जी। हम दोनों दे दनादन कानपुरिया जुमलों का दहला पकड़ खेल रहे थे। एक रैप बैटल शुरू हो गया था। पांडे हनी सिंह तो मैं बादशाह, वो रफ्तार तो मैं बिलाल सईद। पांडे अचानक खेल छोड़कर किताबें सेट करने लगा। का हुआ बे, निकल गई सारी कलेक्टरी? मैंने अगले जुमले की अपेक्षा में अपना जुमला फेंका, लेकिन पांडे और भी तल्लीनता से किताबें झाड़ने लगा, ऐसे जैसे यहां कुछ हो ही नहीं रहा था। चिर गई, बोलो बे, अभी तो मौज आनी शुरू हुई है। पांडे ने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैंने पलटकर देखा तो पापा खड़े थे। और शायद हमारी बकर पुराण का पूरा प्रवचन सुन चुके थे। वे मेज से खाना खाकर लौट आए थे। मैं पापा को यूं देख रहा था जैसे वे परीक्षा में सिलेबस के बाहर से आया हुआ सवाल हो। नमस्ते अंकल जी। पांडे किताबें लगाना छोड़कर पापा के पैर पर लगभग लौट ही गया। खुश रहो, खुश रहो, पापा ने 2 कदम पीछे छिटक कर कहा और फिर दे दनादन रैपिड फायर राउंड खेला गया। पापा ने पांडे का पूरा फैमिली ट्री निकाल लिया, कास्ट से लेकर गोत्र तक, मोहल्ले से लेकर गली तक, बहन कहाँ ब्याही है से लेकर मम्मी का मायका किधर पड़ता है तक। पांडे भी ऐसा पलटी खोर निकला कि 2 मिनट में मार दे मर जाबे से जी अंकल जी एकदम ठीक बात है जी मैं बदल गया। जितना बार वह एक लाइन में बे घुसाता था, उससे अधिक बार हर एक लाइन में जी सजाने में लग गया। दोनों लोग अच्छे से पढ़ाई करना। कॉलेज में तमाम लड़के होंगे जो दिन भर ऐसा दिखाएंगे कि वे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं और फिर रात में लाइट बंद करके टेबल लैंप की रोशनी में घंटों रट्टा मारेंगे। ऐसे इलाहाबाद पॉलिटेक्निक्स में कल्पेश सिंह करके एक लड़का था। वो दिन भर सबको क्रिकेट खिलाता था और सबको गुड नाइट बोलकर रात में कमरे की बत्ती बंद करके मोमबत्ती जला के पढ़ता था। अरे अंकल जी, आप इलाहाबाद से पढ़े हैं क्या? पांडे पापा की बात बीच में ही काटकर फिर से जिजियाने लगा।
तब तक जब तक कि पापा अपना सामान उठाकर जाने न लगे। मैं बैग पकड़कर उनके पीछे हो लिया। मन लगा के पढ़ना और इस लड़के से थोड़ा बच के रहना। यह हमको कल्पेश सिंह जैसा ही खुराफाती लग रहा है। और देखो, मूंछ भी घोटा हुआ है, पक्का आवारागर्द होगा, पापा ने जाते जाते कहा। वे जाते हुए कभी मुड़कर नहीं देखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से मन कच्चा होता है। और हाँ, दिन रात पढ़ना, यहाँ स्कूल जैसा हाल नहीं है। यहाँ तो सब लड़के अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे। एक बार आप ढीला पड़ गए तो कैचअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी फर्स्ट ही आना है आपको, समझे? चलिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी मजेदार लगी होगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड आने वाले हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।